नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% कोटा फिक्स है। ये सरकारी कानून कहता है। राइट टू एजुकेशन कानून के तहत हर निजी स्कूल को, यानी प्राइवेट स्कूल जो आप बड़े बड़े स्कूल देखते हैं, उन सभी स्कूलों में ये अनिवार्य है कि उन्हें 25% गरीब वर्ग के बच्चों को एडमिशन देना होता है। लेकिन आज मेरी चर्चा का मुद्दा यहाँ ये है कि ये जो गरीब बच्चे स्कूलों में एडमिशन अगर पा भी जाते हैं तो भी उन्हें ये स्कूल मजबूर करते हैं कि वो प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी महंगी किताबें खरीदें और स्कूल की जो अन्य सामग्री होती है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है या फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल के ही बताई गई दुकान से या स्कूल से ही खरीदी जाए। ये उनको मजबूर किया जाता है। इसके लिए उनके माँ बाप पर यह दबाव होता है और जिसका खर्चा उठाना उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि बहुत बार जो गरीब बच्चे हैं उनका स्कूल छूट जाता है। वो या तो स्कूल से बाहर हो जाते हैं क्योंकि खर्चा नहीं उठा पाते, या फिर उनके माता पिता अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में एडमिशन ही नहीं दिला पाते। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि जो गरीब बच्चे हैं निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको प्राइवेट पब्लिशर की जो महंगी महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका में ये मुद्दा उठाया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को, सीबीएसई को और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। तो ये मुद्दा बहुत अहम है और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जनहित याचिका दाखिल करने वाले जो साहनी साहब हैं, जसप्रीत साहनी जी, उनके वकील सत्यम सिंह राजपूत जी। सत्यम जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या मुद्दा था जिसको लेकर के आप हाई कोर्ट गए और उसमें आपने क्या मांग रखी है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस कवर करने के लिए और बुलाने के लिए। मैम, इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो पिटिशनर ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। बात सिर्फ ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, वैसे बात ये पूरे देश प्रदेश, मतलब हर देश के हर कोने तक ये समस्या है। बात जब हम करते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर एक्ट ही आया 2010 में, राइट टू आरटीई। उसके बाद मैम जो है सीबीएसई और एनसीईआरटी, सीबीएसई के भी रूल्स हैं और एनसीईआरटी के भी रूल हैं। साथ ही साथ सरकार जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करती है। फिर उसमें हम आते हैं कि अब क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस और डीजी मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके लिए 25% का प्रावधान प्राइवेट स्कूलों में है कि आप इनको एडमिशन देंगे। अब समस्या यहाँ पे आती है कि अगर आप देखें, और ये वेल नोन है, हमें लगता है हर एक पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है और हर घर में ये समस्या है कि जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको किताब वहीं से खरीदनी है, पेन वहीं से खरीदना है, स्कूल ड्रेस वहीं से खरीदना है, हर चीज़ वहीं से खरीदनी। तो चलिए, ये जो ईडब्ल्यूएस और डीजी से बाहर हैं उनके लिए समस्या की बात नहीं है, हो सकता है उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, बट वो उसको बियर कर रहे किसी भी तरीके। जब अब बात आती ईडब्ल्यूएस और डीजी की, तो ये बच्चे, जो बच्चे फीस ही नहीं दे सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आप 12,000 से 15,000 जो पूरे बुक और पूरे सारे कॉस्ट आते हैं साल भर का, वो 15,000 से 20,000 रुपये तक का आता है। अब एक ईडब्ल्यूएस से डीजी का बच्चा या तो एडमिशन नहीं ले पाता, अगर किसी कारणवश एडमिशन ले लेता है तो फिर वापस फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो जो है छोड़ देता है। उसमें कई सारी सरकारें जो है 5,000 तक जो है फीस वापस करने की प्रावधान भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उन सब चीज़ों पे कई सारी समस्याएं आती हैं और इम्प्लीमेंटेशन तो देखिए प्राइवेट स्कूलों में इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ही नहीं है। और उसके साथ ही साथ जो है जब हम बात करते हैं कि क्या है इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या उपाय है, अब ईडब्ल्यूएस की अभी जो 25% का जो कोटा है इन बच्चों का, या तो वो खाली जाता है अगर वो नियमानुसार चलते हैं, या तो उसको वो बेच देते हैं। अब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो इंटायर पर्पज है, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का पूरा पर्पज है 6 से 14 साल के बच्चों का, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है आज के समय में। और इसके जो है एक नहीं कई सारे उदाहरण आप देखें। और साथ ही साथ फिर आता है बच्चों के बैग का जो वजन है।
हम एक तरफ ये भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स अनअवेलेबल हैं। कई सारे ऐसे वाक़े आए कि जहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला कि हमारी बुक्स अवेलेबल नहीं है। उस सिनारियो में देखिए, जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक 600 से 700 रुपये में पूरी कंप्लीट सेट आ सकती है, वहीं पे प्राइवेट पब्लिशर्स के बुक आते हैं 1000 से 15,000। अब 1000 से 15,000 और 600-700 में बड़ा डिफरेंस, और वहाँ पे सिर्फ और साथ ही साथ बुक्स और उनके बैग्स सब प्राइवेट पब्लिशर्स के। इससे एक चीज आप बताइए सत्यम मुझे कि आप याचिका दाखिल करके हाई कोर्ट गए और आपने याचिका दाखिल की, इसका बिना क्या है, मतलब कानून क्या कहता है, नियम क्या है? क्योंकि बिना किसी नियम कानून के आधार के तो हम याचिका ही नहीं डाल सकते। तो कानून क्या कहता है? क्या कानून में ये मनाही है कि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें जो है वो नहीं चलेंगी, या कानून एग्जैक्टली इसके बारे में क्या है? देखिए मैम, इसमें सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है इस पे प्रॉपर, और इवन एनसीईआरटी का, सीबीएसई और एनसीईआरटी क्लियर ये कहता है कि आप एनसीईआरटी के किताबों के अलावा कोई और बुक सजेस्ट कर ही नहीं सकते किसी भी पब्लिशर का। अब सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। हम जो आज कोर्ट के सामने हैं, हम इस बात पे हैं, और इस बात को हमने पिटीशन में भी लिखा है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी के नोटिफिकेशन के बावजूद भी ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं मशरूम की तरह खुले हुए, ये सिर्फ जनता का शोषण कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ये शोषण ही है। अगर बात हम एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट का पर्पस तो यहाँ सर्व ही नहीं हो रहा, वो पूरी तरीके से डिफीट हो रहा है जब आप उसको पूरा कॉमर्शलाइज, और एक इन शॉर्ट में मैम पूरी तरीके से कॉमर्शलाइजेशन हो रखा है एजुकेशन का। चाहे अब पहले तो बाकी चीज़ें हैं, यहाँ 6 से 14 साल के बच्चे हों, चाहे अब बाकी, तो ओवरऑल अगर देखें तो हर तरीके के एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन हो सका। लेकिन जो नीडी लोग हैं, जिसके लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी अगर वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर उस एक्ट का या उस राइट का कोई क्या मतलब? एक चीज और बताइए, आपने अपनी याचिका में एनसीईआरटी को भी पक्षकार बनाया है और उनको भी नोटिस हुआ है, लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, जो कि ज्यादातर नहीं होती हैं, तो प्राइवेट पब्लिशर की किताबें जो है वो लगाई जा सकती हैं स्कूलों में, लेकिन उसमें उनकी कीमत फिक्स कर दी जाए और साथ ही साथ उनके पेजेस भी, ताकि बैग हल्का रहे। ये आपने एक उपाय सुझाया है, लेकिन क्या ये नहीं है कि एनसीईआरटी ड्यूटी बाउंड है कि वो उपलब्ध कराए किताबें, और वो नहीं अगर उपलब्ध करा रहा है तो आपने अपनी याचिका में क्या एनसीईआरटी के लिए भी कोई जवाबदेही मांगी है? देखिए मैम, उसमें हमने एनसीईआरटी अगर नहीं उपलब्ध करा पाता तो हमने सीधा बोला कि गवर्नमेंट ये तय करे कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि हम नहीं अवेलेबल, तो गवर्नमेंट ये तय करे कि एक मानक प्राइस में, एक जो फिक्स प्राइस में एक बुक हो, उसका फिक्स वेट हो, और फिक्स वेट और फिक्स रेट की बात हमने अपने पिटीशन में की है। और जो राइट टू एजुकेशन है मैम, उसका जो है क्या बोलते हैं, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत ये मैंडेट है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या डीजी ग्रुप का हो, उसको कंपेल नहीं करेगा कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए, प्राइवेट पब्लिशर्स के ड्रेस कोड खरीदने के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए कंपेल नहीं करेगा। हम पहले तो उस इम्प्लीमेंटेशन की ही बात कर रहे हैं इसमें। एक चीज और बताइए कि अभी आपने एक चीज और अपनी याचिका में कही है कि कहीं कहीं सरकारें जो हैं वो करीब 5,000 रुपए जो है रियम्बर्समेंट करती हैं ये किताबों का, ड्रेस का। तो ये सब जगह 5,000 रुपए का रियम्बर्समेंट है या कहीं ये सिर्फ दिल्ली में है? इसके बारे में क्या रूल है, क्या लॉ में बोला गया है ये? देखिए मैम, दिल्ली में तो खैर है कि 5,000 तक जो है क्या बोलते हैं, सरकार उसको वापस करेगी उन ईडब्ल्यूएस और डीजी के बच्चों को, वो फंड जाता भी है। लेकिन सवाल है, जब वो एजुकेशन बच्चे पाते ही नहीं, वो बच्चे, कुछ बच्चे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और 5,000 से ये एक्सीड करता है, क्योंकि ये जो पूरा इनका किट है, बुक से लेकर के सब कुछ, वो 17 से 20,000 तक हर स्कूल का अलग अलग डिपेंड करता है उनका। अगर आप देखें कई सारे, जैसे मैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, महीने में वो कई बार ऐसे सारे किट्स जो है वो ऑफर करते हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये दुनिया भर के इवेंट उनके होते हैं। उस चीज़ों में भी जो है वो बच्चे जो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? तो कई सारी मतलब तकनीकियों का जो लोकल लेवल पे है और ग्राउंड लेवल पे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो एजुकेशन से जो है वंचित रहते हैं।
निश्चित तौर पर सत्यम जी, आप एक बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको कोर्ट से जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और कोई विकल्प निकल के आएगा, ताकि उनके माता पिता को ये फोर्स ना होना पड़े, उनको मजबूर ना होना पड़े वही महंगी किताबें, ड्रेस और सामान खरीदने के लिए, या फिर सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करे, उनका रियम्बर्समेंट करे कि जो खर्चा हो रहा है वो एक्चुअल खर्चा सरकार उनको देगी। तो ये सारी चीजें अब इस बात पर निर्भर करेंगी कि जो जवाब देती हैं ये संस्थाएं, वो सीबीएसई भी अब जवाब देगी, दिल्ली सरकार भी देगी और यहां तक कि एनसीईआरटी देगी जिसकी किताबें कोर्स में चलती हैं। तो अब ये कब इसकी सुनवाई है सत्यम जी, अगली सुनवाई जब तक हम लोगों को ये सब पता चलेगा? मैम इसमें 12 नवंबर के लिए डेट रखा गया है। बीच में 4 वीक के अंदर जो है क्या बोलते हैं जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं तीनों, इनको अपने जवाब दाखिल करने, उसके बाद वापस हमें भी जवाब दाखिल देने हैं और साथ ही साथ जो है कुछ अमेंडमेंट्स है उसको होगा और 12 नवंबर के लिए वापस तारीख रखी गई है इसमें सुनवाई के लिए। तो 12 नवंबर को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और तब असली बात पता चलेगी कि सीबीएसई क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार इस पर क्या जवाब देती है। तो गरीब बच्चों को वास्तव में इतना महंगा खर्चा उठाना पड़ेगा या उनको इससे मुक्ति मिलेगी, इस चीज का पता हमको अब 12 नवंबर की सुनवाई में चलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ इस मामले में महत्वपूर्ण होता है तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।